हेलो दोस्तों, वेलकम टू कौटल्यशाला। इस लेक्चर में आज हम पढ़ने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीलिम्स में भी इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले यूनाइटेड नेशंस का इंट्रोडक्शन। इसकी फाउंडेशन 1945 में हुई। हालांकि एक लंबी प्रोसेस के बाद ये बना, वो पूरी प्रोसेस अभी हम समझेंगे। लेकिन फाइनली 24 अक्टूबर 1945 को ये बन के तैयार हुआ। और 24 अक्टूबर को ही हम इसीलिए यूएन डे के रूप में मनाते हैं पूरी दुनिया में। इस समय इसमें कितने मेंबर हैं? 193 मेंबर हैं इसमें। क्या क्या मेनली काम करता है, कुछ कैटेगरी में अगर हम डिवाइड करें तो सबसे पहला काम है इसका कि विश्व में पीस और सिक्योरिटी बना कर रखना, पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट काम। दूसरा, दुनिया में कहीं भी ह्यूमन राइट वायलेशन ना हो, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना। तीसरा काम है कहीं किसी भी तरीके की कोई ह्यूमैनिटेरियन एड की जरूरत पड़े, कहीं पे कोई अकाल पड़ा, पेंडेमिक पड़ा, कोरोना है जैसे, तो ह्यूमैनिटेरियन एड वो सब यूएन की निगरानी में ही होगा। इसके अलावा चौथा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्रमोट करना। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या है कि ऐसा कुछ डेवलपमेंट हो जिससे कि हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वहां तक हमारे जो नेचुरल रिसोर्स हैं वो ट्रांसफर हो पाए। ऐसा ना हो कि डेवलपमेंट के नाम पे अंधाधुंध वनों की कटाई हो, लैंड डिग्रेडेशन हो। यानी हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना है और सबका बराबर विकास हमें करना है। और इसके अलावा पांचवा जो काम है वो है इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करना। अगर दो या दो से ज्यादा देश आपस में किसी कानून के ऊपर लड़ रहे हैं, किसी विषय पर लड़ाई है, तो उसकी फिर बाद में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वहां पे सुनवाई होती है। तो ये पांच मुख्य काम है: पीस एंड सिक्योरिटी, ह्यूमैनिटेरियन एड, ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना और इंटरनेशनल लॉ को अपहोल्ड करना। हिस्ट्री क्या है, कैसे कैसे बना? सबसे पहले शुरुआत जो हुई 1899 में हुई। एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई नीदरलैंड के अंदर। नीदरलैंड का शहर है द हेग। वहां पर एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और यहाँ पर एलाबोरेट इंस्ट्रूमेंट्स पे चर्चा हुई कि हम किस तरीके से युद्ध होने से दुनिया भर में बचाएं, कि कैसे भी हम युद्धों को रोकें, क्योंकि छिटपुट युद्ध शुरू होने लगे थे उस समय पर। तो 1899 में ही एक पीस कॉन्फ्रेंस हुई हेग के अंदर। तो वहां पर पहली बार एक चर्चा हुई कि इस तरह का एक ऑर्गेनाइजेशन लाया जाना चाहिए। और वहां से एक कन्वेंशन निकला, कन्वेंशन फॉर द पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट। और इसमें से एक कोर्ट निकला जो हम काफी पढ़ते हैं, अखबारों में भी आता रहता है, पीसीए, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। जिसने शुरुआत कब वर्किंग करी? 1902 में इसकी वर्किंग शुरू हुई, परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन। और यही आगे चल के क्या बना? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। तो यहाँ से शुरुआत हुई है। परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन सबसे पहले बना। इसके बाद एक लीग ऑफ नेशन बना। क्या था ये लीग ऑफ नेशन? लीग ऑफ नेशन एक वो बॉडी थी जो आगे चल के यूएन जो है, लीग ऑफ नेशन ही यूएन बना। लीग ऑफ नेशन 1919 में स्थापित हुई, जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ। और वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत ज्यादा तबाही हुई, देशों की इकोनॉमी बर्बाद हो गई, बहुत लोग मरे। तो सब देशों ने आपस में बैठ के निर्णय लिया कि आगे हमें युद्ध नहीं होने देना है। तो जितने भी बड़े बड़े देश थे सब आपस में बैठे, ब्रिटेन, यूएस, जर्मनी। और जर्मनी को उसमें बहुत ज्यादा प्रताड़ित किया गया एक तरीके से। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस आपने पढ़ी हो। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस एक तरीके से जर्मनी पे पूरा युद्ध का जितना भी नुकसान हुआ था सारे देशों को, उसका सारा बोझ जर्मनी के ऊपर लाद दिया था। ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस वही है। तो इस ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस से लीग ऑफ नेशन भी निकला, जहाँ पे ये लीग ऑफ नेशन का मुख्य काम क्या रखा गया कि हम आगे युद्ध नहीं होने देंगे, दुनिया भर में कॉपरेशन करेंगे और पीस और सिक्योरिटी को बढ़ावा देंगे। फिर आईएलओ भी बना, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। आज भी वो काम करता है, ये भी 1919 में ही बना। लीग ऑफ नेशन के साथ साथ ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस से ही निकला ये भी। और ये लीग ऑफ नेशन की एक एफिलिएटेड एजेंसी की तरह काम करता था। जैसे आज यूएन के एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी की तरह आईएलओ काम करता है, ऐसे ही तब ये लीग ऑफ नेशन की एफिलिएटेड एजेंसी की तरह काम करता था। अच्छा, यूनाइटेड नेशंस नाम किसने दिया? यूएस के प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने इसका नाम दिया था यूनाइटेड नेशंस। और एक डॉक्यूमेंट हुआ था साइन, डिक्लेरेशन बाय यूनाइटेड नेशंस, जो कि 1942 में साइन किया गया था 26 देशों के द्वारा। हालांकि अभी तक फाइनली बना नहीं है यूएन, लेकिन एक डॉक्यूमेंट साइन हुआ है जिसमें
26 के 26 देशों ने क्या डिसाइड किया कि जो एक्सिस पावर है, एक्सिस पावर यानी जो द्वितीय विश्व युद्ध में हारी थी, अभी विश्व युद्ध चल रहा है 1942 में, तो इन 26 देशों ने क्या प्रस्ताव पारित किया कि एक्सिस पावर जो है यानी इटली, जर्मनी, जापान, ये तीन आपस में मिलकर एक्सिस पावर बनाती थी, एक साथ लड़ रही थी ये, और एलाइड पावर के खिलाफ थी। एक्सिस और एलाइड पावर के बीच युद्ध हुआ था, आपको पता होगा, जिसमें एलाइड पावर जीती थी। और इन्होंने 26 देशों ने आपस में फिर ये निर्णय लिया कि हम इन सारे देशों, ये जो एक्सिस पावर हैं, इनके साथ इंडिविजुअली कोई समझौता नहीं करेंगे, जो करेंगे पूरे ग्रुप में करेंगे, 26 के 26 देश एक साथ करेंगे। तो फिर फाइनली 1942 के बाद अगला स्टेप आता है बड़ा 1945 में, जब बना यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ये एक समिट हुई थी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में, और 26 नहीं, इस बार 50 देश ऐड हो गए थे, धीरे धीरे ऐड होते होते 1942 से बढ़ के 26 से 50 हो चुके थे। अब यहाँ पर यूएन चार्टर पर सिग्नेचर हुए, और यही वो दिन था 1945 में जबकि यूएन की स्थापना हुई। तो 24 अक्टूबर 1945 वो दिन था। फिलहाल यूएन के कितने मुख्य ऑर्गन हैं? 6 मुख्य ऑर्गन हैं जो बड़े ऑर्गन हैं। बाकी और भी बहुत सारी एजेंसी हैं, लेकिन मुख्यतः 6 एजेंसी हैं: जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और यूएन सेक्रेटेरिएट। एक एक करके इन सब के बारे में बात करते हैं। और 6 की स्थापना एक ही दिन में हो गई थी, 1945 में ही, फाउंडेशन वाले दिन ही। सबसे पहला आता है जनरल असेंबली, जिसे हम साधारण सभा भी बोल देते हैं। ये क्या है? मुख्य, इसकी सबसे मुख्य जो कह सकते हैं आप, यही है। हालांकि सभी मुख्य हैं, एक एक कर हम देखेंगे, लेकिन जनरल असेंबली सबसे ज्यादा काम करती है, ये कह सकते हैं आप। कि जैसे हमारे देश में पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के अलावा स्टैंडिंग कमेटीज भी हैं, बहुत सारी कमेटीज हैं, लेकिन पार्लियामेंट सबसे बड़ी बॉडी है। फिर पार्लियामेंट आगे सौंपती है काम अलग अलग कमेटीज को, ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि पार्लियामेंट है यूएन की है। तो मेन डेलिबरेटिव, पॉलिसी मेकिंग और रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गन यही है। जितने भी यूएन से जुड़ेंगे देश, वो सब इसके मेंबर अपने आप हो जाते हैं। जैसे यूएन की मेंबरशिप ली तो जनरल असेंबली की मेंबरशिप अपने आप मिल गई। और साल में एक बार सितंबर में ये लोग बैठते हैं, सारे 193 देश, और हर देश के अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव वहां जाते हैं। राष्ट्राध्यक्ष जनरली वहां पे जाते हैं और सेशन में भाग लेते हैं। कहाँ पे हेडक्वार्टर है? न्यूयॉर्क में है। और जो मुख्य क्वेश्चन है, दुनिया भर के जो भी क्वेश्चन है, उन सब पे डिस्कशन यही होता है। और जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वहाँ 2/3 मेजोरिटी से वोट किया जाता है, बिल्कुल जैसे इंडियन पार्लियामेंट में होता है। जो कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे कि कुछ बिल के लिए 2/3 मेजोरिटी चाहिए, और जो सिंपल है, बाकी कुछ ऐसे केस हैं जिनमें सिंपल मेजोरिटी से काम चल जाता है। यहाँ पे मेजोरिटी जो केस है वो ऐसे ही होते हैं जो सिंपल मेजोरिटी से हो जाते हैं। और जो प्रेसिडेंट है इसका, वो हर साल चुना जाता है, 1 साल के लिए। जनरल असेंबली का जो प्रेसिडेंट है, 1 साल के लिए हर साल चुना जाता है। तो हम देखते हैं फिलहाल कौन है। आपको पता है ये अभी अभी चुने गए हैं, शाहिद मोहम्मद नाम है इनका। ये मालदीव के विदेश मंत्री थे, और विदेश मंत्री रहते हुए इनको अब 1 साल के लिए टेन्योर मिला है जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट। ये है जनरल असेंबली। और 193 देशों के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो यहाँ बैठते हैं। आगे बढ़ते हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये समझ सकते हैं आप कि जैसे हमारे यहाँ पे जो कैबिनेट होती है, मतलब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक होती है, फिर कैबिनेट होती है। हमारे यहाँ पे जो मुख्य बड़े बड़े मंत्री हैं, तो ऐसे ही आप समझ सकते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल क्या है? जो 5 बड़े देश हैं जिनको सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप मिली हुई है, परमानेंट मेंबरशिप। तो इनका काम है क्या? पूरी दुनिया में पीस और सिक्योरिटी को बना के रखना। एक्चुअली इसमें 15 मेंबर होते हैं, 10 इसके चेंज होते रहते हैं, 5 इसके परमानेंट है। कौन कौन है 5 परमानेंट? चीन है, फ्रांस है, रूस है, यूनाइटेड किंगडम है और यूनाइटेड स्टेट है। बाकी 10 जो है 2-2 साल के लिए बनते हैं, और वो चेंज होते रहते हैं रीजनल वाइज। कभी कि एशिया से इन देशों को लिया जाएगा, अफ्रीका से इन देशों को लिया जाएगा, अलग अलग महाद्वीप से अलग अलग देश लिए जाते हैं। तो अभी भारत को भी मेंबर बनाया गया है, फरवरी में ये घोषणा हुई थी कि भारत मेंबर होगा अगले 2 वर्ष के लिए। तो हेडक्वार्टर इसका भी न्यूयॉर्क में है। इन 5 मेंबर्स को वीटो पावर मिली हुई है। वीटो पावर का मतलब क्या है? कोई भी रेजोल्यूशन पास हो रहा है यूएन में, और अगर 193 में से
192 देशों ने उसको समर्थन दे दिया सपोज, और एक देश है इन पांच में से कोई है, चीन, फ्रांस, रूस, यूके, यूएस, तो वो बिल रिजोल्यूशन पास नहीं माना जाएगा। ये होती है वीटो पावर। ये किसी भी रिजोल्यूशन को निरस्त करने की क्षमता रखते हैं। लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा बुराइयां भी होती हैं कि इस तरीके से कैसे, ये तो डेमोक्रेसी नहीं हुई। तो क्या हुआ कि इन 5 देशों ने अगर कोई गलती करी है सपोज, और इनके खिलाफ कोई भी देश रिजोल्यूशन लेकर आ रहा है और इन्होंने फिर वीटो कर दिया, तो कुछ होगा ही नहीं उस केस में। तो इसलिए इसकी काफ़ी ज़्यादा बुराई होती है, और उसके लिए हम अलग सेपरेट वीडियो लेके आएंगे। सिक्योरिटी काउंसिल कैसे काम करता है, क्या इसके बुराइयां हैं, भारत सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर क्यों नहीं बन पा रहा है, वो सारी बातें हम उसमें चर्चा करेंगे। तो आप इसमें देख सकते हैं कि यूएस को भी काफ़ी जिद के बाद इसमें मेंबरशिप मिली थी। उसने यही कहा था कि हम यूएन के मेंबर तभी बनेंगे जबकि हमें वीटो पावर मिलेगी, तब जाकर उनको वीटो पावर दी गई। और ये आप देख सकते हैं केवल 15 लोगों के बैठने की इसमें जगह होती है। आप ऐसे बस छोटी सी एक गोल चेयर होती है, और ये 15 लोग यहाँ पर बैठते हैं। उसके पीछे इनके अपने ऑफिशियल्स हैं जो मदद करने के लिए बैठे हुए हैं। तो ये बैठती है सिक्योरिटी काउंसिल यहाँ पर। नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये तीसरी मेन बॉडी है। ये मेन काम क्या करती है, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल इश्यूज सारे यही देखती है। इसमें 54 मेंबर हैं, और 3 वर्ष के लिए इसकी मेंबरशिप मिलती है केवल। कोई परमानेंट मेंबर और कुछ नहीं होता। जनरल असेंबली के ही से ही कुछ लोग चुन के भेजे जाते हैं। जनरल असेंबली ही उनको चुनती है 54 मेंबर्स को हर 3 वर्ष के लिए। और न्यूयॉर्क में इसका हेडक्वार्टर है। और ये यूएन की जो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है, 14 स्पेशलाइज्ड एजेंसी को कोऑर्डिनेट करता है ये। और इसके अलावा 10 फंक्शनल कमीशन और 5 रीजनल कमीशन, वो उन सबका जो देख रेख है वो यूएन ही करता है। यूएन की ओर से इकोसॉक ही करता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये इस तरीके से बैठती है, 54 मेंबर्स यहाँ बैठते हैं यूएन इकोसॉक। एक ट्रस्टीशिप काउंसिल हुआ करती थी, अब ये नहीं है। 1994 में ये बंद कर दी गई थी, 1 नवंबर 1994। तो अब इसको पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, ट्रस्टीशिप काउंसिल पहले काम करती थी। नेक्स्ट है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये जितने भी जुडिशियल काम हैं वो सब आईसीजे ही करती है। इसके ऊपर हमने सेपरेट वीडियो भी बना रखा है, आप उसे देख सकते हैं। और जो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनी थी, वही आगे चल के आईसीजे बनी, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेकिन इसका हेडक्वार्टर हेग में है, ये ध्यान रखना। बाकी 5 का न्यूयॉर्क में है, इसका हेग में है। ये द हेग में जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, ये उसका चित्र है। लास्ट है सेक्रेटेरिएट। ये सबसे ज़्यादा न्यूज में रहता है क्योंकि सबसे ज़्यादा काम भी यही करता है। और इसमें एक सेक्रेटरी जनरल होते हैं जो आपने पता होगा, एंटोनियो गुटरेस हैं इस समय पर। इनको दूसरी टर्म के लिए चुना गया है, 5 साल के लिए चुने जाते हैं ये। और इसमें बहुत सारे और भी स्टाफ मेंबर्स काम करते हैं क्योंकि काम बहुत रहता है। सेक्रेटेरिएट ही सारा काम करता है। जैसे आप कहें कि प्रधानमंत्री के कार्यालय, तो एक सेक्रेटेरिएट है यानी वो। और उसमें ही सारे आईएएस और अफसर जितने भी हैं, सेक्रेटरीज वहीं बैठते हैं, तो सारा काम तो वहीं हो रहा है। पार्लियामेंट तो सेशन कभी कभी होता है, तो पार्लियामेंट में कितना काम होता है, बहुत कम। तो सारा तो देश पीएमओ से ही चल रहा है क्योंकि वहाँ 24 घंटे और 12 दिन काम हो रहा है। तो इसी तरीके से यूएन का सारा काम इस सेक्रेटेरिएट से ही होता है। और जो सेक्रेटरी जनरल हैं वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर हैं ऑर्गेनाइजेशन के। जैसे आप कह लें कि भारत का कैबिनेट सेक्रेटरी जैसे होता है, ऐसे यूएन का ये सेक्रेटरी जनरल होता है। और अपॉइंट कैसे किए जाते हैं सेक्रेटरी जनरल, जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो रिकमेंड करती है। यानी जो 5 लोग हैं वीटो पावर वाले, प्लस और जो 10 लोग हैं, वो लोग मिलकर रिकमेंड करते हैं कि इस इनके नाम पर सहमति दी जाती है। तो फिलहाल जो एंटोनियो गुटरेस हैं, ये ऑफिस है इनका। और ये एंटोनियो गुटरेस हैं, इनको दोबारा चुन लिया गया अगले 5 वर्ष के लिए। तो ये था यूएन के बारे में सब कुछ। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। हम इसी तरीके के लेक्चर लेकर आते रहेंगे। और यूपी पीसीएस के लिए हम स्पेशल एक प्रीलिम्स के लिए हम एक सेशन लेके आने वाले हैं। डेली वो सेशन हुआ करेगा, तो जल्दी टेलीग्राम पर हम उसके बारे में जानकारी देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।